Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer at Ghazali Girls Campus. This is part 3 of anti-malarial drugs which we have discussed in the past lectures. In case you have missed part 1 and part 2, you should first see that and then move to this topic. So the topic is anti-malarial drugs and this is halofentrine, another drug among the series. ये एक क्यूनोनिन और मेथनॉल है विच इज़ यूज इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया सिंस 1980। अगर एक पेशेंट है जिसको क्लोरोक्विन और क्यूनिन दोनों से रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई है तो फिर उस केसेस में वो हेलोफेंट्रीन और मेफ्लोक्विन पे मूव ऑन करेगा। इरेटिक बायोअवेलेबिलिटी, लीथल कार्डियोटॉक्सी एंड क्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ मेफ्लोक्विन की वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है बिकॉज यू नो के कार्डियोटॉक्सिसिटी तो एंड ड्रग्स का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। इसके अलावा एराटिक बायोअवेलेबिलिटी है इसकी और मेफ्लोक्विन के साथ इसका एक क्रॉस रेजिस्टेंट आ जाता है जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स। नाउ अ डेज इट इज़ यूज ओनली व्हेन नो अदर ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। अगर कोई भी अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है या पेशेंट पे काम नहीं कर रहा तो तब उस केसेस में हम हेलोफेंट्रीन को यूज़ करेंगे। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग क्यूटी प्रोलॉन्ग डायरिया, ईचिंग, रैशेस, ये सारी चीज़ें हैं। इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी पे भी देते हैं अलॉन्ग विद क्यूनिन, क्लोरोक्विन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक के साथ। लाइक अगर यू नो के कॉम्बिनेशन थेरेपी का क्या चक्कर है वो यही उसका प्रॉब्लम वो है कि अगर एक ड्रग से आपको अफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो फिर आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है जिससे अगर आपको एक ड्रग से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो भी जाए तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा ड्रग हो टू कवर अप इट्स पोजीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज atovaquinone which is a synthetic naphthalene, एक synthetic drug है, rapidly acting erythrocytic schizonoside है for Plasmodium falciparum and other Plasmodium। erythrocytic schizonoside है तो शाइजोन को ये किल करता है RBCs तक पहुंचने से पहले। ये कोलैप्स करता है उनके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, इंटरफेयर करता है ATP प्रोडक्शन के साथ। यू नो के जब भी कभी एंटी मलेरियल ड्रग्स हम लोग देखते हैं तो वो RBCs तक उसको पहुंचने नहीं देता बिकॉज अगर वो RBCs तक पहुंच गए शाइजोन्स और मीडोसॉल्ट्स और ये सारी चीज़ें तो वो पूरे ब्लड में फैल जाएगा और आपके पास सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आना शुरू हो जाएंगे। सो वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को उसकी प्लाज्मोडिया की जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके साथ इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर करता है उसकी ATP प्रोडक्शन के साथ। जब उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपके मलेरियल सिम्टम्स टू सम एक्सटेंट वो ठीक हो जाएंगे। Proguanil potentiate action of atovaquone and prevent the development of resistance। as you know कि हम लोगों ने अभी पीछे बात की थी कॉम्बिनेशन थेरेपी की, तो अटोवाक्विनोन को हम हमेशा प्रोगुआनिल के साथ दिया जाता है ताकि वो क्या करे कि रेजिस्टेंस डेवलप होने से रोकता है। ऑल्सो यूज इन पी जाइवोरेकी एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस बॉडी इन्फेक्शंस। ये सारे अब आपके पास वो है मलेरियल की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आप अटोवाक्विनोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जिसमें हमारे पास जो पहला ड्रग है दैट इज प्रोगर्निल। ये बिगवेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोग्वानिल एक्टिव कंपाउंड, मतलब जो बिगवेनाइट्स आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट होते हैं जो कि एक एक्टिव कंपाउंड है। फिर वो क्या करते हैं कि वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ आइवेक्स और फैल्सिपैरम के ऊपर एक्ट करते हैं। वही RBCs वाला फिनोमेना कि वो जो RBCs तक उन शाइजोन्स को पहुंचने नहीं देते, तो ये ड्रग्स उनको प्रिवेंट करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स को प्रिवेंट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं स्टोमेटोटाइटिस, माउथ अल्सर, लार्ज डोज डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियम और मेगाप्लास्टिक एनीमिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नॉट अ ड्रग फॉर एक्यूट अटैक, बिल्कुल एक माइनर स्टेजेस पे या माइनर इन्फेक्शंस पे आप ये ड्रग नहीं दोगे, लेकिन अगर इन केस आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ मलेरिया और किसी और ड्रग से वो ट्रीट नहीं हो रही तो यू विल गिव डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस के लिए यू नो कि अगर आप वो ओरिजिन ऑफ डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो तो उसके लिए आप 100 to 200 मिलीग्राम डेली उसको दे सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामाइन विच इज़ अ सिक्वेंशियल ब्लॉकेड, कॉज करता है सल्फाडॉक्सिन और प्राइमेथामाइन को हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं या एक ही ड्रग में देते हैं, दैट इज़ 500 मिलीग्राम एंड 25 मिलीग्राम, 3 टैबलेट्स वंस फॉर एक्यूट अटैक। एक अटैक के लिए 3 टैबलेट्स देते हैं, लेकिन ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, दे आर यूज्ड टू ट्रीट द ओरिजिन्स ऑफ एंटी-मलेरियल ड्रग्स। सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस फैल्सिपारम मलेरिया। सिंगल डोज ट्रीटमेंट अगर आप वो देते हो तो क्लोरोक्वीन की और रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो फिर उस केस में फिर आप इसका कॉम्बिनेशन देते हो। पेशेंट्स आर इंटॉलरेंट टू क्लोरोक्वीन, लेकिन अगर पेशेंट जो है क्लोरोक्वीन को इनटॉलरेंट है तो तभी आप इसको देते हैं। इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट करने के लिए सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामाइन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट हमारे पास आर्टेमिसिन आता है। आर्टेमिसिन इज एन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द प्लांट आर्टेमिसिया अनुआ। दिस इज बेसिकली नेचुरल डेरिवेटिव जो कि हम प्लांट से लेते हैं। सिस्कोटर्पीन लैक्टोन डेरिवेटिव है, यू नो ये सारी केमिकल सिमेट्री है कि सिस्कोटर्पीन क्या चीज़ है और लैक्टोन यू नो व्हाट इज इट, तो उसका डेरिवेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रैपिडली एक्टिंग प्लांट शाइजेंटिसाइड, वो शाइजॉन्स को किल करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हाई रिक्रूटेंस रेट है कि ये अपनी एक्टिविटी बड़ी अच्छे से परफॉर्म करता है और ये एक्टिव एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ पुअरली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑयल, वाटर और ऑयल में पुअरली सॉल्युबल है, बट इट नोज हाउ टू परफॉर्म इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। These compounds have the presence of endoperoxide bridge। इनके पास endoperoxide bridge होता है जो कि आपको डायग्राम में तो मेरे सामने नजर नहीं आ रहा, बट इट इज़ अ ब्रिज। और endoperoxide bridge interact with the hem part in the parasite। पैरासाइट का जो hem part है उसके साथ वो एक्ट करता है। फिर वो क्या करता है, hem iron cleaves this endoperoxide bridge, इस ब्रिज को तोड़ देता है जो कि पैरासाइट के अंदर अवेलेबल है। दिस इज़ जनरली ऑब्वियसली वो ब्रिज टूट गया तो हिम जो है जो ब्लड ऑफ पैरासाइट है वो उतनी अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं करेगा और इतनी अच्छी से परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि उनको चांस मिल जाएगा टू द जो ये हैं पैरासाइट्स हैं उनको चांस नहीं मिलेगा टू फर्दर स्प्रेड द एंटी-मलेरियल सिम्टम्स। This is the generation of highly reactive free radicals which damage the parasite membrane by covalently binding to the membrane coating। ये highly active free radicals हैं जो damage करते हैं parasite membrane को और covalently bind करते हैं to the membranous protein। एंटी-मलेरियल इन्फेक्शंस, ये सारी आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको पता है कि हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो आता है। शाइजॉन्ट आता है और शाइजॉन्ट मीरोजाइट्स में स्पोरोजाइट्स मीरोजाइट में कन्वर्ट होते हैं, मीरोजाइट शाइजॉन्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो यहाँ पर जस्ट बिकॉज वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को टारगेट करता है तो आर्टेमिसिन का जो काम है वो इधर आरबीसीज के साथ होता है। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट में लीकोपीनिया आ जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है जिसमें ड्रग फीवर, इचिंग, जीआईटी में इसके नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन आ जाते हैं। ईसीजीज में चेंजेस आती हैं, यू नो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है, अरिथमियास आ जाते हैं जो कि आप पीछे भी पढ़ के आए हो। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है जो कि नॉर्मल हम लोग एंटी-मलेरियल ड्रग्स जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे उसमें ये एडवर्स इफेक्ट नहीं था लेकिन इसमें है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइटोपेनिया भी हो जाता है, लाइक आइज उससे अफेक्ट हो जाती हैं। आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, यू नो हम लोग एंटी-मलेरियल में, एंटी ट्यूबरक्लोसिस में, ये सारा उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपीज यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जो वो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं वो जल्दी रेजिस्टेंट अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो उस चीज़ को सबड्यू करने के लिए वी में दिस Artemisinin compounds are short-acting drugs. Monotherapy need to be extended beyond the disappearance of parasite to prevent the recrudescence. Artemisinin जो है short-acting drugs हैं, इसलिए monotherapy अगर करेंगे तो वो एकदम से resistance produce कर देगा within the body of the parasite. So this can be prevented by combination of 3 to 5 day regime of artemisinin compound with one long-acting drugs like mefloquine single dose.
मतलब कि हम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग को और एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग को दोनों को एक कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं और उस कॉम्बिनेशन को हम ACT कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। इसका जो इंडिकेशन है वो WHO ने किया है इन क्योंकि हमें हमारे पास मलेरिया की ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, बिकॉज में फैल्सिपारम मलेरिया जो है वो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर लेता था अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। तो जब वो प्रोड्यूस कर रहा था तो WHO ने यही बेहतर समझा कि कॉम्बिनेशन थेरेपी लॉन्च की जाए, जिसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो के शॉर्ट एक्टिंग अगर जल्दी हाफ लाइफ तक पहुंच भी जाए तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग उसको एक सस्टेनेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास वाई कॉम्बिनेशन थेरेपी, सो अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। रैपिडली क्लिनिक एंड पैरासिटोलॉजिकल क्योर, जल्दी क्योर के लिए, हायर क्योर रेट्स एंड लोअर रिलैप्स रेट, रेजिस्टेंस को सबड्यू करने के लिए, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड ग्लू टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल के अब पेशेंट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो यूज़ करते हुए ये ड्रग्स। लाइक अगर आपने 5 to 6 डेज़ का रिजीम ले लिया है या आपने इस तरह की एक डोजेज कॉम्बिनेशन थेरेपी ले ली है तो आपको शायद इतनी ज़्यादा ड्रग्स ना खानी पड़े फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कंप्लायंस इनिशिएट करती है विद इन द पेशेंट। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिमीथर एंड ल्यूमेफेंट्रीन, जो कि एक कॉम्बिनेशन में ही यूज होती है। ल्यूमेफेंट्रीन इज अ हाईली इफेक्टिव लॉन्ग एक्टिंग ओरल एरिथ्रोसिटिक शाइजोंटेसाइड रिलेटेड टू मेफ्लोक्विन। लॉन्ग एक्टिंग अगर हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं तो आर्टिमीथर एक शॉर्ट एक्टिंग होगा और ल्यूमेफेंट्रीन इज अ लॉन्ग एक्टिंग। एरिथ्रोसिटिक शाइजोंटेसाइड है, ये आरबीसीज तक शाइजोन्स को पहुंचने नहीं देता, पहले ही मार देता है, which is related to mefloquine। हाईली सॉल्युबल लिपोफिलिक ऑनसेट है, डिलेड पीक 6 आवर्स की इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और लिपोफिलिक ऑनसेट जो है इसका बहुत ज़्यादा डिले है। अवेलेबल एज अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होती है, जिस तरह हमारे पास पहले से ही कॉम्बिनेशन थेरेपीज बनी बनाई मिलती हैं, तो ये भी उसी तरह है, जिसमें 80 मिलीग्राम हमारे पास आर्टिमीथर आता है विद 480 मिलीग्राम और ल्यूमेफेंट्रीन आता है जिसको 3 डेज के लिए हमने लेना होता है। अदर आर्टिमीथर कॉम्बिनेशन थेरेपीज में हम आर्टिमीथर को पेप्राक्वीन के साथ, आर्टिसोनेट के साथ, पायरोडिन के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। इट इज स्लो बट पोटेंट एक्शन ऑन एरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ ऑल द मलेरियन पैरासाइट्स एंड प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ फैल्सिपारम। मतलब मलेरियन पैरासाइट्स पे भी ये काम करता है और उसके अलावा प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ फैल्सिपारम पे भी ये काम करता है, विच इज टेट्रासाइक्लिन। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद क्यूनिन और इट इज़ ऑलवेज क्यूनिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस मलेरिया। जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस मलेरिया होते हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है, पैरासाइट्स जो होते हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है, तो क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन थेरेपी विद क्यूनिन। नेक्स्ट ऐसे कौन से ड्रग्स हैं विच इज आर नॉट अलाउड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, लाइक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, तो उसमें हमारे पास क्यूनिन आ जाते हैं, आर्टेमिसन कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग है और उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हायर है, इस वजह से इसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। प्रोफाइलैक्सिस के जो सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करता है और ओरिजिन ऑफ डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता, तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए हम इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करते बिकॉज हायर टॉक्सिसिटी है। पायरमेथामीन भी यूज़ नहीं करते, सल्फाडॉक्सिन भी यूज़ नहीं करते एंड एमोडाइक्विन भी यूज़ नहीं करते। तो दीज आर द ड्रग्स जिसको हम पैराफ्लेक्सिस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन टू ट्रीट द मलेरिया हम इनको यूज़ कर सकते हैं। This was all for today. I hope you got the topic. In case you have any question, you can write in the comment box. Thank you so much for your time and consideration.